क्या आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आपने पिछले 17 सालों से हर साल लॉटे केमिकल में एसआईपी की होती तो हर साल आपको कितना रिटर्न मिलता, कितना डिविडेंड मिलता, कितना बोनस मिलता, आपका टोटल कैपिटल गेन आज के दिन कितना हुआ होता, कितने शेयर बन चुके होते आपके, आपको टोटल कितना डिविडेंड मिल चुका होता, कितना आपका एनुअलाइज रिटर्न होता, कितना आपका टैक्स कटता और कितना आपका डॉलर में रिटर्न होता। इसके अलावा बहुत कुछ होगा इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। जी, तो शुरू करने से पहले आप कुछ चीज़ें जो हैं वो जान लें कि हम हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे इस शेयर में, और जो शेयर की प्राइस है वो हम सिलेक्ट करेंगे उस साल की हाई प्राइस। फॉर एग्जांपल 2009 की हाई प्राइस, 10 की हाई प्राइस, और इसी तरह ऑनवर्ड्स 2025 तक हम हर साल उस शेयर की हाईएस्ट प्राइस है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ताकि हम एक वर्स्ट केस सिनेरियो पैदा कर सकें कि अगर हम टॉप पे इस शेयर को हर साल परचेज करते जाते तो आज के दिन हमारे पास कितना रिटर्न होता। शुरू करते हैं 2009 से। 1 जनवरी 2009 को हमने तकरीबन 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। 8.19 इस शेयर की हाई प्राइस है और शेयर हमें मिलते हैं 12,210। 2009 में यह कंपनी हमें कुछ भी नहीं देती, ना डिविडेंड ना बोनस। 2010 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं। 14.11 इस शेयर की हाई प्राइस है और शेयर हमें मिलते हैं 7,087। 2010 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 0.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 9,648, जो कि डिविडेंड की मद में हम रकम जो है वो ले लेते हैं। 2011 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 17.36 इस शेयर की हाई प्राइस है 8, और 2011 में ये कंपनी एक डिविडेंड अनाउंस करती है 0.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 12,528 रुपीज़, जो कि डिविडेंड की मद में हम ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास शेयर बन गया टोटल 25,057। 2012 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 10.9 हाई प्राइस होती है इस शेयर की। 9,174 हमें शेयर मिल जाते हैं और टोटल शेयर हमारे पास हो जाते हैं 34,231। 2012 में ये कंपनी 0.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से हमें डिविडेंड अनाउंस करती है, जिसकी वैल्यू बनती है 17,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड के बाद में रकम जो है वो ले लेते हैं। आगे हम बात करेंगे 2013 में। 2013 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 9.13 हाई प्राइस होती है शेयर की। 10,953 हमें शेयर मिलते हैं। 2013 में यह कंपनी ना कोई डिविडेंड देती है ना कोई बोनस देती है। इसी तरह 2014 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 8.4 हाई प्राइस होती है इस शेयर की, और जो हमें शेयर मिलते हैं वो 11,905 मिलते हैं। कोई डिविडेंड कोई बोनस नहीं। 2015 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 9.43 इस शेयर की हाई प्राइस होती है और शेयर हमें मिलते हैं 10,604। कोई डिविडेंड कोई बोनस नहीं। 2016 में भी दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 9.49 इस शेयर की हाई प्राइस होती है 2016 में। शेयर हमें मिलते हैं 10,537। कोई डिविडेंड कोई बोनस नहीं। 2017 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 12.99 इस शेयर की हाई प्राइस होती है। 7,758 हमें टोटल शेयर मिल जाते हैं। कोई डिविडेंड कोई बोनस नहीं। 2018 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं। 20.67 इस शेयर की हाई प्राइस होती है। शेयर हमें मिलते हैं जी 4,838। तो 2018 में ये कंपनी दो डिविडेंड देती है हमें। पहला देती है 0.2 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, दूसरा देती है 1.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। डिविडेंड के मद में जो हम रकम वसूल कर लेते हैं बैंक अकाउंट में वो 18,000 बनता है एक, दूसरा बनता है 1,36,000 रुपया, क्योंकि पाकिस्तान में डिविडेंड जो होता है वो बैंक अकाउंट में चला जाता है। तो 2018 तक आपने देखा कि किस तरह हर साल अगर हम 1 लाख रुपया करते हैं इन्वेस्ट तो ये कंपनी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना डिविडेंड कितना बोनस देती है। 2019 में दोबारा हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। 18.5 हाई प्राइस है 2019 में। शेयर हमें मिलते हैं 5,405। 2019 में दोबारा ये कंपनी ये 1.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 1,40,000 रुपया तकरीबन, जो कि हम बैंक अकाउंट में वसूल कर लेते हैं। हमारे पास शेयर बन जाते हैं 96,231। 2020 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं। 16.25 इस शेयर की हाई प्राइस होती है और शेयर हमें मिलते हैं 6,154। कोई डिविडेंड कोई बोनस नहीं 2020 में भी। 2021 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 17.48 इस शेयर की हाई प्राइस होती है।
शेयर हमें मिलते हैं 5,721। टोटल शेयर हमारे पास हो जाते हैं तकरीबन 1,08,106। 2021 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, 0.75 रुपीज़ और 1.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। अब डिविडेंड के बाद में जो हम रकम वसूल करते हैं वो 81,001 होती है और 1,62,000 डिविडेंड के बाद में हम जो डिविडेंड है वो रिसीव कर लेते हैं। इसी तरह 2022 में दोबारा हम 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। 35.24 इस शेयर की हाई प्राइस होती है 2022 में और टोटल शेयर हमारे पास हो जाते हैं 1,10,944। 2022 में जो कंपनी एक डिविडेंड देती है 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 4,43,776, जो कि टैक्स के बगैर होती है, जो कि हम डिविडेंड बैंक अकाउंट में रिसीव करते हैं। 2023 में दोबारा हम 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। 30.24 इस शेयर की हाई प्राइस होती है। शेयर हमें मिलते हैं 3,307। डिविडेंड की मद में हमें यह कंपनी 2023 में दो डिविडेंड अनाउंस करती है, 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, फिर 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जो कि रकम बनती है 2,28,000 एक और 2,28,000 दूसरी, जो कि हम डिविडेंड की मद में रकम जो है बैंक अकाउंट में रिसीव कर लेते हैं। इसी तरह 2024 में दोबारा हम 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। हाई प्राइस होती है 28.56 2024 में और शेयर हमें मिलते हैं 3,501। 2024 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, पहला 1 रुपये का, दूसरा 0.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। टोटल हमारे पास शेयर बन जाते हैं 1,17,752 और जो डिविडेंड की मद में हम रकम लेते हैं वो मिलती है हमें तकरीबन 1,17,000 पहला डिविडेंड और दूसरा मिलता है हमें 58,000 रुपये का, जो कि हम बैंक अकाउंट में रिसीव कर लेते हैं। इसी तरह 2025 में दोबारा हम 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। 29 हाई प्राइस होती है 2025 में। शेयर हमें मिलते हैं 3,448। टोटल शेयर हमारे पास हो जाते हैं 1,21,200, जो कि 2021 फेब 2026 तक बनते हैं। तो इस तरह यहाँ तक हमने देखा कि 2009 से लेके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी ने हमें कितना डिविडेंड दिया और कितना डिविडेंड हमने अमाउंट की सूरत में बैंक अकाउंट में रिसीव किया। अभी हम बात करेंगे टोटल रिटर्न की कि ये हमारे पास आगे शेयर 1,21,200, प्राइस बनती है 21 फेब को तकरीबन 22 रुपये, 22.74 रुपये। अगर हम इस शेयर को, इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 27 लाख रुपया। ठीक है जी। तो कॉस्ट बेसिस हमने हर साल 1,00,000 रुपये की SIP की है, तो हमारी जो कॉस्ट बनती है वो तकरीबन 17 लाख की बनती है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यानी आज अगर हम इस शेयर को सेल कर देते हैं तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा तकरीबन 10 लाख रुपए का, जो कि बनता है 62%। डिविडेंड आज तक हमने टोटल कितना डिविडेंड वसूल किया वो बनता है तकरीबन 16,58,000 रुपये का। हमारी जो कॉस्ट आई है वो आई है 17 लाख की। डिविडेंड की मद में हमने रकम ले ली है तकरीबन 16,58,000 रुपये की, जो कि बनती है 97.60%। टोटल गेन हमें हुआ है 27,14,000 रुपये का, जो कि बनता है 159%। टोटल गेन कैसे कैलकुलेट किया? डिविडेंड प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। आगे हम बात करेंगे एनुअलाइज रिटर्न की, XIRR की। ये बनता है 11.90। ये अहम चीज़ है, इसी की बेसिस पे आप सेम सेक्टर में दूसरी कंपनीज के साथ इसका रिटर्न कंपैरिजन कर सकते हैं और इस शेयर को दूसरे सेक्टर के शेयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं और इस शेयर को दूसरी एसेट क्लास के साथ भी अगर आप कंपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ तक बात होगी हमारी टैक्स के बगैर कि हमें टोटल ग्रॉस कितना प्रॉफिट हुआ और कितना हमारा एनुअलाइज रिटर्न बनता है। अभी हम बात करेंगे टैक्स की। तो डिविडेंड के बाद में हमने तकरीबन 16,58,000 रुपया वसूल किया। 15% टैक्स के बाद हमारे पास अमाउंट बनती है 2,48,000 रुपया, जो कि हमने टैक्स की मद में दे दिया और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनती है 14 लाख रुपया तकरीबन। कैपिटल गेन हुआ हमें तकरीबन 10 लाख का, जिस पे हमने 15% टैक्स दिया, जो कि बनता है 1,58,000 रुपया और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट हो जाती है 8,97,000। टोटल आ गया हमारे पास ग्रॉस में जो वो तकरीबन 27 लाख का आ गया। टैक्स हमने 4 लाख का पे किया और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है 23 लाख रुपया। यहाँ आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि ये 15% मैंने अज्यूम किया है,
ये चेंज होता रहता है हर साल। और कैपिटल गेन भी लॉन्ग टर्म में हो सकता है ज़ीरो हो जाए, हो सकता है ना हो, डिपेंड करता है या आपने शेयर को किस साल परचेज किया है। ठीक है, ये सारा कुछ डिपेंड करता है। हाँ, डिविडेंड की मद में आपको तकरीबन देना ही पड़ेगा 15%। कैपिटल गेन आपका कम हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने शेयर किस साल परचेज किया। यहाँ तक बात होगी टैक्स की। आगे हम बात करेंगे डॉलर रिटर्न में। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि डॉलराइज में इस शेयर ने हमें कितना रिटर्न दिया है, तो वो हम ऐसे जानेंगे। हमारी जो कॉस्ट आई है वो 17 लाख की आई है, क्योंकि हमने एसआईपी की है हर साल। तो एसआईपी अगर हम करते हैं हर साल, तो टोटल हमारी डॉलर की कॉस्ट आती है 13,175। ये कैसे आई है? ये देखें कि 2009 से लेकर 2025 तक का मैंने डाटा इकट्ठा किया है, और 2009 में जितनी डॉलर की वैल्यू थी वो मैंने कैलकुलेट की है। क्योंकि हम हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हर साल हम डॉलर में कितने कितने डॉलर जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मैंने लिख लिया यहाँ पे। 2009 से लेकर 2025 तक, इन 17 सालों में तकरीबन हमने $13,175 जो है वो इन्वेस्ट किए हैं। और आज के दिन में कितना गेन हुआ डॉलर में, तो ये हमारे पास आया तकरीबन 27 लाख रुपए का टोटल गेन, डिविडेंड प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को मिला के जो हुआ, तो डॉलर में ये बनता है 9,765। ये जो गेन हुआ है ये आज के दिन के हिसाब से है, $278 की प्राइस है, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने इसे कैलकुलेट किया है। तो ये बनते हैं $9,767। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में ये हमारे पास आ गया 74%, यानी 13,175 पे हमें 74% का प्रॉफिट हुआ है डॉलर टर्म में। आगे हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन को मैंने इसमें एडजस्ट नहीं किया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की प्राइस पे। इन्फ्लेशन को हम एडजस्ट करेंगे अगर हम बात करेंगे फ्यूचर की प्राइस पे, ताकि हमें बाइंग पावर का पता चल सके फ्यूचर में। तो यहाँ तक हमने देखा कि 2009 से लेके 2025 तक अगर हम हर साल एसआईपी करते तो हमें कितना ये कंपनी हर साल डिविडेंड देती, कितना हम डिविडेंड की मद में रकम वसूल करते, और हमें टोटल कितना गेन होता। ठीक है जी, कितना हम टोटल डिविडेंड ले चुके होते, टोटल रिटर्न हमारा कितना होता, एनुअलाइज रिटर्न कितना होता, टैक्स हम कितना पे करते, आफ्टर टैक्स हमारे पास कितनी अमाउंट बचती, डॉलर में हमारा कितना रिटर्न होता और कितने परसेंटेज में रिटर्न होता। और हमने ये बात की कि हर साल हमने जो डॉलर है उसकी कॉस्ट जो है वो कैसे निकाली है। यहाँ पे मैंने सीडीसी एनसीसीपीएल ब्रोकर के कमीशन की फ़ीस ऐड नहीं की, वो आप इग्नोर कर सकते हैं। या आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपका जब कैपिटल गेन ज़ीरो होगा या कम होगा, तो आपका जो टैक्स है वो इसी में से तकरीबन कट जाएगा या एडजस्ट हो जाएगा, या आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं सेपरेट। ब्रोकर के कमीशन की फ़ीस जो होती है वो, टैक्स जो वगैरह होता है सीडीसी का वो, और एनसीसीपीएल की जो भी फ़ीस होती है वो तकरीबन थोड़ी बनती है, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। यहाँ आपने एक बात जहन में रखनी है कि ये जो मैंने प्राइस सेलेक्ट की है, ये मैंने हाई प्राइस सेलेक्ट की है उस साल की। तो अगर आप उस साल की लो प्राइस या एवरेज प्राइस, या आप थोड़ा स्मार्टली प्ले करते हैं और हर साल इस शेयर कोई भी शेयर हो उसको लो पे परचेज करते हैं, तो आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा इसकी निस्बत। क्योंकि ये हमने एक वर्स्ट केस सिनेरियो पैदा किया कि फॉर एग्जांपल हम हर साल टॉप पे ही शेयर को बाय करते जा रहे हैं, कोई एनालिसिस नहीं करते, जब भी हम शेयर परचेज करते हैं टॉप पे ही परचेज करते हैं उस साल के हिसाब से, तो आपका रिटर्न इतना आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत स्टडी करके उस शेयर को लो पे परचेज करते हैं, या आप वीकली एसआईपी शुरू कर देते हैं, या आप मंथली कर देते हैं, तो आपका रिटर्न बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा इसकी निस्बत। ठीक है जी, कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। किसी शेयर की एसआईपी करवानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।